चलिए, so in this class we will discuss about the extended surface or the fins. Extended surfaces, और इस एक्सटेंडेड सरफेस को हम कहते हैं फिन्स। एक्सटेंडेड सरफेस को हम कहते हैं फिन्स। बच्चों, फिन्स को काहे यूज करते हैं? नाम सुना है कभी फिन्स का? क्या होता है फिन्स? कूलिंग के लिए होता है। क्या फ्लूइड होता है? तो फिर क्या होता है? क्या होता है एक्सटेंडेड सरफेस? अगर आप अपनी बाइक यूज करते हो तो बाइक का इंजन जाके देखना, उस पर पतली पतली प्लेट्स जो लगी होती हैं उसको हम कहते हैं फिन्स। बाइक के ऊपर देखो, सिलेंडर के ऊपर जो है वो पतली पतली प्लेट्स लगी रहती है। दोज प्लेट्स आर नोन एज फिन्स। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फिन्स को यूज करने का? सर कूलिंग के लिए होता है, क्योंकि उसके बीच में कूलिंग के लिए एयर होता ट्रैप हो है। जाती है। ठीक है प्रियांशु, तो ठीक बात है कि एक्सटेंडेड सरफेसेस और फिन्स आर यूज्ड to increase rate of heat transfer. तो एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक्सटेंड कर दिया इस सरफेस को, एक प्लेट लगा दी। ये जो प्लेट है, यही प्लेट को हम कहते हैं फिन। तो ये फिन लगाने से हीट ट्रांसफर क्यों और कैसे बढ़ जाएगा भाई? एरिया इंक्रीज हो गया। ये तो इंसुलेशन वाला कंडीशन नहीं हो रहा है कि इंसुलेशन लगा रहा हूं मैं। ये मेरा सिलेंडर था, ये मेरा सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर का इसके अंदर हॉट गैसेस है, और यहाँ पे आपने और मटेरियल ऐड कर दिया। आपने और मटेरियल ऐड कर दिया, तो मेरे को तो लग रहा है कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। मुझे तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना इंसुलेट। ये तो करेक्ट बात है। यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल कंडक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सरफेस एरिया मेरे को मिल रहा है, वो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है जिसकी वजह से मेरा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, लेकिन कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है। कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है। तो फिन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो ऑब्जेक्टिव होता है हीट ट्रांसफर को बढ़ाना। लेकिन फिन लगा दिया और आपने सोच लिया कि हीट ट्रांसफर बढ़ गया, तो आप गलत हो। सिंपली बिना दिमाग लगाए बस मटेरियल आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और आप सोच रहे हो कि फिन लग गया है तो हीट ट्रांसफर बढ़ गया। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड कर रहे हो तो आप कंडक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो मटेरियल आप ऐड कर रहे हो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस मेरे को बहुत कम मिले। अगर यहाँ पे आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया तो हीट ट्रांसफर बढ़ने वाला नहीं है, वो तो और घट जाने वाला है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि फिन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय increasing heat transfer area
heat transfer area. Use of fin increases heat transfer area. Heat transfer area thus decreases convective or external resistance, convective resistance, but addition of extra material increases conductive resistance. तो जो पॉइंट मेरे को ध्यान में रखना है कि पर्पस जो फिन लगाने का है वो हीट ट्रांसफर बढ़ाने का है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि फिन लगा दिया मतलब हीट ट्रांसफर बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप फिन लगा रहे हो तो आप कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस को तो कम कर रहे हो, लेकिन साथ में कंडक्टिव रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि फिन का सही यूज हो रहा हो, यानी कि फिन लगाने से मेरा हीट ट्रांसफर रेट बढ़े। यूज ऑफ फिन कैन डिक्रीज heat transfer can decrease heat transfer due to increase in conductive resistance, hence fins are only used when effectiveness epsilon is greater than unity. Now what is effectiveness? क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस एक से ज्यादा होगा तो ही मैं फिन का इस्तेमाल करूंगा। तो आप गेस करो क्या होना चाहिए इफेक्टिवनेस? हाँ, नहीं, उससे कैसे पता चलेगा कि यूज करना चाहिए कि नहीं? उससे कैसे मालूम चलेगा कि फिन इफेक्टिव है कि नहीं? इफेक्टिवनेस निकालूंगा, सिंपल फॉर्मूला है भाई, हीट ट्रांसफर विथ फिन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हीट ट्रांसफर जो है वो फिन लगा के ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं फिन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फिन का ऑब्जेक्टिव तो हीट ट्रांसफर बढ़ाना ही है। तो हीट ट्रांसफर विद फिन जो है वो हीट ट्रांसफर विदाउट फिन से जब ज्यादा होगा तो ही मेरा फिन जो है वो इफेक्टिव है, और तभी मेरे को फिन लगाने से कोई फायदा मिलेगा, अदरवाइज तो फिन मेरा नुकसान कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स सी द गवर्निंग इक्वेशन फॉर द फिन। गवर्निंग इक्वेशन हम लोग देखते हैं जरा फिन। अरे यार क्या हो रहा है?
चलिए ये मैंने एक फिन कंसिडर करी है और ये फिन का एक मैं छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ ऑफ लेंथ dx। करेक्ट। यहां पे कुछ हीट जो है ये पोर्शन पे, इसके इनलेट पे कुछ हीट जो है वो कंडक्ट होके पहुंची, Qx कंडक्टेड। अब बच्चों dx एलिमेंट के इनलेट पे मेरे पास हीट आ रही है Qx कंडक्टेड, कुछ हीट कंडक्ट होके यहाँ के इस फिन पे पहुंची है। अब जो हीट यहाँ पे पहुंची है उस हीट के साथ में क्या होगा, कैसे बैलेंस होगी ये हीट? Qx कंडक्टेड है, अब ये जो हीट यहाँ पे पहुंची है इस एलिमेंट पे, क्या होगा इस हीट के साथ में? अरे यार सिंपल है कॉन्सेप्ट। जो हीट यहाँ पे पहुंची है, चलो इसको हम ले लेते हैं, Qx कंडक्ट होके पहुंची है, Qx हीट जो है वो कंडक्ट होके पहुंची है। व्हाट अबाउट दिस Qx हीट? अरे भैया अभी कुछ हीट जो है वो फिन में आगे कंडक्ट होगी और कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी। इज दैट क्लियर? सराउंडिंग को ट्रांसफर किस फॉर्म में होगी? चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं कि हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग इज Q कन्वेक्शन, और यहां पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं Qx कंडक्टेड नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको लिख देता हूं मैं Q कन्वेक्टेड plus Qx plus dx. Qx plus dx is the heat conducted at after length dx. Correct है? What is the assumption in this equation? अगर मैं लिख रहा हूं Qx कंडक्टेड इक्वल टू Q कन्वेक्टेड प्लस Qx प्लस dx कंडक्टेड, हाँ नो भैया वो तो दिख ही रहा है मेरे को, कोई हीट जनरेट नहीं हो रही है। फिर तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया हुआ है, तो हीट कहां से जनरेट होगी उसमें? सराउंडिंग को हीट सिर्फ कन्वेक्शन से जाएगी। क्या? फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक बात है, वो तो कन्वेक्शन में लिख लिया हूं तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये पहली क्लास में जो चीज पढ़े हैं वो अपन भूल जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। रेडिएशन, एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर जो हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो दो मोड है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहां से जो हीट जा रही है सराउंडिंग को, वो सिर्फ कन्वेक्शन से नहीं जाएगी, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो रेडिएशन से भी ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे एक्चुअली अगर मैं देखूं तो Q कन्वेक्शन प्लस यहां पे आएगा Q रेडिएशन, प्लस Q रेडिएशन, बट radiation heat transfer is neglected. करेक्ट है? तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब जो फॉर्मूले से मैं हीट ट्रांसफर निकालने वाला हूं, एक्चुअल हीट ट्रांसफर, फॉर्मूले से मैं जो हीट ट्रांसफर निकालने वाला हूं एक्चुअल हीट ट्रांसफर,
उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रेडिएशन से भी कुछ हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। तो फॉर द सेफर साइड मेरे को लोअर वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकली तो जितना मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने रेडिएशन हीट ट्रांसफर को निगलेक्ट कर दिया, राइट? तो सेफर साइड में मेरे को जो हीट ट्रांसफर फॉर्मूले से मिलेगा, एक्चुअल हीट ट्रांसफर वुड बी हायर देन दैट। एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो है वो उससे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? हाँ, कन्वेक्शन से भी तो हीट गेन कर सकता है, तो कन्वेक्शन से भी तो हीट गेन कर सकता है ना। यहाँ तो हीट ट्रांसफर मान लो ये हायर टेम्परेचर पे, तो नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा? नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा? कन्वेक्शन हो या रेडिएशन, नेट हीट ट्रांसफर जो है वो फिन से सराउंडिंग को होगा, करेक्ट है? और ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो नेट हीट ट्रांसफर फ्लूइड से फिन को होगा। इज दैट क्लियर? हम बात कर रहे हैं नेट हीट ट्रांसफर की। तो कन्वेक्शन से भी ये हीट गेन करेगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या इफेक्ट क्या आएगा उसका? रिजल्टेंट हीट इफेक्ट तो एक डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफर होगी ना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर को यहाँ पे हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास में इक्वेशन आ जा रही है क्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्टेड। क्यू एक्स वुड बी माइनस के ए सी डी टी बाई डी एक्स, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एक्स दैट इज क्यू ए सी डी टी बाई डी एक्स माइनस के ए सी डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्यू कन्वेक्टेड, क्या वैल्यू आएगी क्यू कन्वेक्टेड की? कितना हीट कन्वेक्ट हुआ? मान लो कि फिन का टेम्परेचर टी है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं फिन के टेम्परेचर को टी मान लेता हूं, तो कितना हीट कन्वेक्ट हुआ? जल्दी बोलो। एच ए कौन सा? क्रॉस सेक्शनल। ए सरफेस एरिया होगा, तो क्या सरफेस एरिया होगा? डी एक्स इसका लेंथ है और पी इसका पेरीमीटर है, करेक्ट है? तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो दैट इज एच टी माइनस टी नॉट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर इंटू पी डी एक्स। Is it clear? Minus qx is equals to qx plus dx plus q convected, so that is minus k ac dt by dx is equals to minus k ac dt by dx minus k ac d square t by dx square into dx minus hp t minus t naught into dx.
तो ये इक्वेशन मेरे को मिल रही है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस के ए सी डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एच पी टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 0। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे मेरे को मिला डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के ए सी टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? dx लेंथ के लिए हीट ट्रांसफर, dx लेंथ के लिए हीट ट्रांसफर डेल qx प्लस dqx, स्मॉल एलिमेंट से जो हीट ट्रांसफर हुआ dqx, राइट? चलिए जी, तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिला अभी डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के ए सी एच पी अपॉन के ए सी इंटू टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 0। लेट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू थीटा। अब मान लेते हैं टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू थीटा और एच पी अपॉन के ए सी इक्वल टू एम। तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। क्या ऊपर क्या आएगा? एच पी एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर अंडर रूट एच पी अपॉन के सी, रूट ओवर एच पी अपॉन के सी इज इक्वल्स टू एम। मैंने एज्यूम कर लिया है एच पी अपॉन के सी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर एच पी अपॉन के सी। तो ये मेरे को मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन एक। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? दैट इज c1 e to the power minus mx plus c2 e to the power plus mx. So that is the solution of the differential equation. तो फिन के कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो अपने को याद रखनी है। थीटा इज इक्वल्स टू c1 e to the power minus mx plus c2 e to the power plus mx. Is that clear? Now in this equation m is equals to under root hp upon kac. For a given fin I can assume that this m is constant, correct है? And theta is what? Theta is equals to t minus t naught. Theta is equals to t minus t naught, right? So what I obtain temperature at any point of the fin. Temperature at any point of the fin is the function of x. Is the function of x. Is that clear? ठीक बात है। तो ये इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिल गई है।
और यही गवर्निंग इक्वेशन है। थीटा इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर माइनस mx प्लस C2 टू द पावर प्लस mx। चलिए अब आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ठीक बात है बच्चों। चलिए तो पहले मैं मान लेता हूं, फर्स्ट आई अज्यूम दैट द फिन इज इनफाइनाइट लॉन्ग। First I assume that the fin is infinitely long. करेक्ट है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन मेरे को मिलेगा एट x इक्वल टू 0 T इज इक्वल्स टू द सरफेस टेम्परेचर। At x equal to 0, at x equal to 0, the temperature of the fin would be equal to the surface temperature. Yes, no? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? At x equal to 0, temperature of fin is equals to the surface temperature. What would be the second boundary condition if I assume that the fin is infinitely long? क्या होगा अगर फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है? देखो मान लो कि फिन का टेम्परेचर T है और एम्बिएंट टेम्परेचर T0 है। आई कंसिडर दैट Ts इज ग्रेटर देन T0। तो जैसे जैसे फिन की लेंथ बढ़ती जाएगी, फिन का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर की तरफ अप्रोच करेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो एट थीटा इक्वल टू इंफिनिटी I will obtain T equal to T0. Sorry, at x equal to, अगर फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मेरे को मिलेगा at x equal to infinity T is equals to T0 और थीटा is equals to 0। क्लियर है बच्चों? तो क्या मिल गया अपने को यहाँ पे? एट x इक्वल टू 0 T इक्वल टू Ts एंड सेकेंड इक्वेशन एट x इक्वल टू इंफिनिटी आई गॉट T इज इक्वल्स टू T0 और थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थीटा इक्वल टू थीटा S। क्लियर है बच्चों? चलिए तो निकालिए C1 C2 का वैल्यू, फटाफट फाइंड आउट करिए। अरे क्या हुआ भाई? थीटा इक्वल टू मैंने 0 पुट कर दिया, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे को मिला थीटा S इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इज दैट क्लियर? ये मेरे को मिला एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 और जब मैं x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो थीटा हो गया 0। करेक्ट है? दैट इज C1 टू द पावर e to the power infinity, m infinity यानी कि infinity। is that clear? प्लस C2
e to the power m infinity. Is that clear? अब ये वाला टर्म c1 e to the power infinity, ये टर्म जीरो हो गया, करेक्ट है। अब ये टर्म को जीरो करना है मेरे को, c2 और e to the power m infinity, तो m जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इज दैट क्लियर? तो m infinity, e to the power m infinity, this term is not going to be zero. क्लियर है? तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, c2 इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो क्या इक्वेशन अपने को मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरा, c2 इक्वल टू जीरो आया, तो c1 इज इक्वल्स टू मेरे को मिल गया थीटा एस। सो आई गॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एस e to the power minus mx. Is that clear? So I got theta upon theta s is equals to e to the power minus mx. क्लियर है ये? चलिए अब मेरे को निकालना है कि अगर फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मेरे को मालूम चल गया कि थीटा अपॉन थीटा एस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स। अब मेरे को यहाँ से हीट ट्रांसफर निकालना है। कैसे निकालूंगा हीट ट्रांसफर, फिन से कितना हीट ट्रांसफर हुआ, डी थीटा बाई, वो हीट ट्रांसफर कैसे होगा भाई, डेल टी बाई डेल एक्स हीट ट्रांसफर कैसे होगा, डेल टी बाई डेल एक्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाउ इट कैन बी द हीट ट्रांसफर। भैया हीट कैसे ट्रांसफर होगी सराउंडिंग को, हमने सिर्फ एक ही मोड कंसीडर किया है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। तो हीट जो ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन से ट्रांसफर होगा। क्यों कन्वेक्शन क्या होता है, एच सरफेस एरिया इंटू टी माइनस टी नॉट, करेक्ट है। हियर द टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, थीटा अपॉन थीटा एस is the function of x, so I can say that t is the function of x. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो t जो है वो चेंज करेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर मेरे को एलिमेंटल एरिया के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एलिमेंटल एरिया के लिए जो हीट ट्रांसफर हुआ dq, दैट इज एच पी थीटा इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस एलिमेंट के लिए निकाल लूंगा ना पहले मैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो तो वेरी कर रहा है। यस नो, आ रही है बात समझ में? ये एलिमेंट के लिए हीट ट्रांसफर मेरे को मिला एच पी थीटा इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? तो टोटल हीट ट्रांसफर मेरे को मिल जाएगा। उसके लिए इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, एच पी थीटा इंटू डी एक्स, करेक्ट है। सो क्यू फिन इज इक्वल्स टू थीटा एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एच पी e to the power minus mx into dx। ठीक है बच्चों?
तो इसको सिंप्लीफाई करने पे इट विल गिव यू द वैल्यू एच पी के ए सी इंटू थीटा एस. So heat transfer from an infinite long film, heat transfer from an infinite long film, that is root over Hp KAC into theta S. क्लियर है बच्चों ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबडी? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेरे को पहला कंडीशन मिला फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिल्म. इनफाइनाइट लॉन्ग फिल्म theta is equals to theta s into e to the power minus mx, and heat transfer from the fin that is under root hp kac into theta s, and you have to mug up these two relations. ये लेकिन यार अपन ने क्या किया मेरे को समझ में नहीं आया. इनफाइनाइट लॉन्ग फिन ऐसा एजम्पशन मैंने क्यों लिया? इनफाइनाइट लॉन्ग फिन मतलब जो फिन लगी हुई है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है. क्या मतलब है ये एजम्पशन का? तो नॉनसेंस है एजम्पशन. मैक्सिमम सरफेस एरिया नहीं हुई है. मेरे को अपना कैलकुलेशन जो है एक रफ कैलकुलेशन मेरे को करना था, तो मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का एक रफ एस्टिमेट लिया. प्रैक्टिकली फिन इज नॉट गोइंग टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से जो आपको हीट ट्रांसफर मिलने वाला है वो एक्चुअल हीट ट्रांसफर नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन के लिए हमने इनफाइनाइट लॉन्ग फिन कंसिडर किया है. बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जो हम अगला एजम्पशन लेंगे उसमें हम प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन के लिए. थोड़ा सा और अच्छा अप्रोक्सीमेशन हम लें तो सेकेंड एजम्पशन में हम लेते हैं फिन इंसुलेटेड एट द टिप. फिन इंसुलेटेड एट द टिप. तो सेकेंड एजम्पशन जो हम लेने जा रहे हैं, पहले तो हमने एकदम बिल्कुल रफ एस्टिमेट ले लिया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाए और मेरे को एक रफ एस्टिमेट मेरे क्वेश्चन का मिल जाए. अब हम एक दूसरा एजम्पशन ले रहे हैं फिन इंसुलेटेड एट द टिप, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप. करेक्ट? चलिए, बाउंड्री कंडीशन बताइए. दो वैल्यू है C1 और C2, तो दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए. क्या है बाउंड्री कंडीशन? अभी मैंने मान लिया है कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप. अरे एक बाउंड्री कंडीशन तो बता दो यार. हाँ, ये तो हमेशा रहेगा ही ना, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है. x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू थीटा एस, t इक्वल टू टी एस एंड थीटा इक्वल टू थीटा एस. इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन बताइए. व्हाट इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन? इस टिप को मैं इंसुलेट कर दिया हूं, यानी कि एट x इक्वल टू एल पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा. करेक्ट है? तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? एट x इक्वल टू एल, यहाँ पे कोई भी हीट कंडक्ट होके कन्वेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ से कोई भी हीट कन्वेक्ट नहीं हो रही है, तो मेरे को मिल जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0.
So I will obtain the second boundary condition at x equal to L. At x equal to L, dt by dx इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, चलिए अगर ये दो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ये दो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है थीटा बाई थीटा एस इज इक्वल्स टू कॉस एच कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एम एल. ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला याद रखना है कि अगर इंसुलेटेड टिप है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू मेमोराइज. अच्छा, हीट ट्रांसफर विद द फिन. पहले कंडीशन में कितना आया था इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के केस में? इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए कितना आया था हीट ट्रांसफर? जल्दी बोलो. रूट ओवर एच पी के ए सी थीटा एस मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कर देंगे 10 हाइपरबोलिक एम एल. क्लियर है? जो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहा. बच्चों क्लियर है ये? क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? याद करना है जो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए जो हीट ट्रांसफर मिला था उसको 10 ml से मल्टीप्लाई कर दो, इंसुलेटेड टिप के लिए हीट ट्रांसफर मिल गया. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सर वो m क्या है? कॉस एच एम एल, कॉस हाइपरबोलिक m इंटू एल. सर तो m क्या है? m कॉस हाइपरबोलिक m इंटू एल. क्लियर है ये? चलिए जी. सर हेलो ये कंडीशन एक्चुअल कंडीशन है क्या? क्या है? क्यों एक्चुअल नहीं है? क्यों नहीं है एक्चुअल? एक्चुअल कंडीशन में क्या होगा? सीधी सी बात है यार, फिन को मैं हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? इंसुलेटेड टिप, मतलब ये टिप पे मैं इंसुलेशन लगा दिया, यहाँ से हीट ट्रांसफर में रोक दिया. क्यों रोकना चाहूंगा मैं? एक्चुअली तो यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, होने दो. कोई पैसा जा रहा है क्या अपनी जेब से? नहीं. तो एक्चुअली तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा. इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए, तो एक्चुअल कंडीशन में देख लेते हैं कि क्या होती है एक्चुअल कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या होगी? हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप. दैट इज द लास्ट कंडीशन एंड एक्चुअल कंडीशन. यही है रियल कंडीशन. तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप. तो पहली कंडीशन तो आ गई, बाउंड्री कंडीशन एट थीटा इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू थीटा एस. What would be the second boundary condition? क्या होगी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन? क्या होगा थर्ड कंडीशन? सॉरी, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? अरे भाई, जो हीट कंडक्ट होके आई आगे क्या होगी? वो टिप पे जो हीट कंडक्ट होके पहुंची, टिप पे जो हीट कंडक्ट होके पहुंची यहाँ पे, अभी क्या होगा? ये हीट का ये कन्वेक्ट हो जाएगी.
ठीक बात है। बाउंड्री कंडीशन कोई बहुत महंगी नहीं है, महंगा है उस बाउंड्री कंडीशन के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना। करेक्ट है, बाउंड्री कंडीशन को याद को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाउंड्री कंडीशन तो सिंपल है, एट x इक्वल टू एल, जो हीट कंडक्ट होके पहुंची माइनस के ए सी डी थीटा बाई डी एक्स, दैट इज एच पी ए सी इंटू थीटा। क्लियर है ये? ठीक है, ये क्या है, माइनस के ए सी डी थीटा बाई डी एक्स, ये एक्स इक्वल हीट पे जितनी हीट कंडक्ट होके पहुंची, आगे ये यहाँ पे एरिया कौन सा लूंगा मैं? अरे गलत है यार फॉर्मूला, कैसे तुम लोग ठीक बोल देते हो मेरे भाई, पी क्यों आएगा, फिर पी नहीं आएगा ना, एसी आएगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थीटा। करेक्ट है, तो ये बाउंड्री कंडीशन मेरे को मिल गया डी थीटा बाई डी एक्स प्लस एच बाई के इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअल कंडीशन है, तो कायदे से तो मेरे को बोलना चाहिए कि एक्चुअल कंडीशन के लिए फॉर्मूला याद करो, लेकिन इसके लिए हीट ट्रांसफर या थीटा और एक्स के बीच का रिलेशन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ कंडीशन 2 को एज्यूम करके, और उसी क्वेश्चन को अगर मैं कंडीशन 3 को एज्यूम करके सॉल्व करूंगा ना बच्चों, आई विल गेट ऑलमोस्ट द सेम आंसर, मेरे को लगभग समान आंसर मिलेगा। आई विल गेट द ऑलमोस्ट सेम आंसर। उसका रीजन क्या है कि एक तो जब तक आप टिप तक पहुंचोगे तब तक टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंच गया होगा। करेक्ट है, टेम्परेचर कम हो जाने के कारण टिप से होने वाला हीट ट्रांसफर जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज कि फिन के एरिया के कंपैरिजन में टिप का जो एरिया है दैट इज निग्लिजिबल। तो अगर मैं हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप को निगलेक्ट कर दूं तो मेरे को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब तक आप टिप तक पहुंचोगे तब तक टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका होगा और वो एम्बिएंट टेम्परेचर के लगभग पहुंच जाएगा। और दूसरी बात कि जो टिप का एरिया है वो फिन के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, राइट? तो फिन के कंपैरिजन में टिप से होने वाला हीट ट्रांसफर जो है वो निग्लिजिबल है। तो सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया है, फिन से होने वाले हीट ट्रांसफर को मैंने निग्लेक्ट कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप निग्लेक्टिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप करते हो और कंसिडरिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप करते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको सेम आंसर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप यूज करोगे तो फॉर्मूला और बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा जो अननेसेसरी आपके प्रॉब्लम में कैलकुलेशन इफर्ट को बढ़ाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो गेट में अगर याद है, देखो गेट में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लिख दिया जाता है, डायरेक्टली लिख देगा सफिशिएंटली लॉन्ग, सफिशिएंटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग की जगह लोग लिखते हैं सफिशिएंटली लॉन्ग। तो सफिशिएंटली लॉन्ग है तो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है? अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप इंसुलेटेड टिप का फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट मेरे को यूज करना चाहिए हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप का, क्योंकि यही एक्चुअल कंडीशन है। क्लियर है? लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट आप इंसुलेटेड टिप का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से आपको बिल्कुल ही आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा एग्जैक्टली सेम आंसर आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत डेसिमल पॉइंट्स में एक आध, नॉट मोर देन वेरिएशन ऑफ 1%। कंडीशन 2 और कंडीशन 3 में जो आंसर आपको आएगा उसमें 1% से भी कम का वेरिएशन आपको मिलेगा।
राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप इंसुलेटेड टिप का फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि क्वेश्चन में आपको सफिशिएंटली लॉन्ग या इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखा हुआ है, तो फिर आप कंडीशन 1 यूज करेंगे, क्लियर हुआ? बात समझ में आई बच्चों? कंडीशन 1 आप बाय डिफॉल्ट नहीं यूज करोगे। जब क्वेश्चन में इनफाइनाइटली या सफिशिएंटली लॉन्ग लिखा होगा तो आप कंडीशन 1 को यूज करोगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको कंडीशन 2 यूज करना है। कंडीशन 3 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन 3 के लिए बाउंड्री कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन 3 के लिए बाउंड्री कंडीशन याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक बात है। तो कुल मिला के कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे। पहला, थीटा इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर माइनस mx प्लस C2 e टू द पावर प्लस mx। किसके लिए है ये फॉर्मूला? ये इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं भी है, फॉर ऑल फिन है ये, फॉर ऑल फिन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन चाहिए, और वो बाउंड्री कंडीशन हमारे एजम्पशन पे बेस्ड होगी। अगर हमने लिया है इनफाइनाइट लॉन्ग तो हमको बाउंड्री कंडीशन मिलेगी एट x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 ना, सॉरी थीटा इक्वल टू थीटा s एंड x इक्वल टू इंफिनिटी, थीटा इक्वल टू 0। वी गेट द इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा s इंटू e टू द पावर माइनस mx, एंड वी ऑब्टेन हीट ट्रांसफर q fin is equals to root over hp KAC into theta s. Is that clear? Now insulated tip, theta is equals to x equal to 0, theta equal to 0, at x equal to L d theta by dx equal to 0. अरे यार सॉरी, थीटा इक्वल टू थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एस, एक्स इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू थीटा एस, तो सबके लिए कॉमन है। यहाँ पे मेरे को मिलेगा थीटा बाई थीटा एस इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक m l माइनस एक्स कॉस h ब्रैकेट में m l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस h m l, एंड हीट ट्रांसफर विथ फिन अंडर रूट hp KAC थीटा s मल्टीप्लाइड बाय 10 हाइपरबोलिक m l। तो ये पेज पे जो कुछ लिखा है ये सब याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये पूरा पेज याद होना चाहिए, और इसके अलावा हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप, you will obtain at x equal to 0, theta equal to theta s, at x equal to L d theta by dx plus h upon k theta equal to 0। क्लियर है बच्चों ये? अच्छा, कल संडे है, कल मॉर्निंग में रखा था क्लास, ठीक है, 9:30, ठीक।